हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे गवर्नमेंट बजट। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है गवर्नमेंट बजट में, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। और बोल रहा हूं बेटा 3 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर का पार्ट यहां से होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन मैं बोल चुका हूं डेफिसिट से जरूर आता है। कल हमने रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी, फिस्कल डेफिसिट की बात करी, प्राइमरी डेफिसिट की बात करी, ठीक है ना बेटा। एक 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से कंफर्म है और आज जो पढ़ा रहे हैं बेटा एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। तो बेटा लिखता हूं मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहले सिर्फ हेडिंग लिखूंगा बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेटा इन 5 हेडिंग की मुझे एक्सप्लेनेशन करानी है और जैसे ही एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाएगी ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। बाबू ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट बजट के, ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड वन से, रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इस बात को बहुत आराम से समझना बेटा। बाबू देखो हमारे देश में ना एक समस्या बहुत खतरनाक है कि अमीर तो बहुत अमीर होता चला जा रहा है बेटा और गरीब बहुत गरीब होता चला जा रहा है। अगर मैं देखूं बेटा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इतना है कि बेटा सोशली जस्टिफाइड नहीं है। आप एक डॉक्टर के एंगल से सोचो बेटा, एक डॉक्टर एक सर्जरी परफॉर्म करने का बेटा 1 लाख रुपए चार्ज करता है, जो सर्जरी 1 घंटे की होगी, सिर्फ 1 घंटे में 1 लाख रुपए चार्ज कर लेता है। और बेटा उसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ वॉचमैन 8,000 रुपए महीना पे काम कर रहा होता है, यानी कि साल भर के 96,000, साल भर के लाख रुपए मान लो, और डॉक्टर के 1 घंटे के लाख रुपए। द डिफरेंस इज टू लार्ज टू बी सोशली जस्टिफाइड। बेटा ऐसे इतना बड़ा डिफरेंस होना कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इतना बड़ा डिफरेंस हो बेटा। ऑब्वियसली डिफरेंस शुड बी देयर, ठीक है ना, डिफरेंस शुड बी बेस्ड अपॉन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। लेकिन बेटा इतना बड़ा डिफरेंस कोई नहीं चाहता और गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट बजट से यही सोचती है कि कैसे मैं इस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम या इस इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को खत्म करूं। और यकीन मानना बेटा गवर्नमेंट बजट में टैक्स रेट आते हैं और बेटा उस टैक्स रेट से सरकार कोशिश करती है कि इस गैप को मैं खत्म कर दूं। सोचो बेटा इस बार का स्लैब आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो आपके ऊपर 20% टैक्स है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है बेटा तो आपके ऊपर 30% टैक्स है। अब आप खुद सोचो बेटा, गवर्नमेंट क्या कर रही है अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कर रही है ये इनइक्वालिटी खत्म हो जाए। सोचो एक इंसान की इनकम 5 लाख है, सरकार ने उससे टैक्स लिया? कोई टैक्स नहीं लिया, ठीक है ना। और एक इंसान की इनकम 10 लाख है, उससे टैक्स लिया? बेटा 5 लाख तक उससे भी कुछ नहीं लिया और अगले 5 लाख पर उससे 20% टैक्स ले लिया, यानी कि 5 लाख में से 1 लाख खा गए उसके पास बचा कितना, 9 लाख। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से डिफरेंस कमी करने की कोशिश करी। बेटा एक गरीब आदमी है जो 40,000 45,000 रुपए महीना कमाता है, उसकी साल की इनकम 5 लाख है, सरकार कोई टैक्स नहीं चार्ज कर रही है उससे। लेकिन एक अमीर आदमी है जो साल के 10 लाख कमा रहा है, सरकार उसके 10 लाख में से 1 लाख ले लेती है। क्या होता है बेटा, उसकी इनकम रह जाती है 9 लाख। तो सरकार ने अपनी तरफ से डिफरेंस कम करने की कोशिश करी। तो ये गवर्नमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
ठीक है ना। इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज है, जो अमीर गरीब का फर्क है, सरकार सोचती है इस गैप को मैं कम कर दूं किसी भी तरीके से। क्लियर बात, सिंपल बात, समझ आई बेटा। थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और आपको पता है बेटा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शायद हर एक गवर्नमेंट का एम है, सपना है बेटा। बाबू अगर मैं बोलूं तो स्टेबिलिटी में दिक्कत क्या आती है बेटा? दिक्कत दो ही हो सकती हैं, या तो बेटा इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन। दो ही दिक्कतें हो सकती हैं बेटा। या तो बेटा बहुत बहुत तेजी चल रही है बेटा, ठीक है ना, राइजेस इन प्राइसेस, रोज प्राइसेस दाम बढ़ रहे हैं बेटा। या दिक्कत हो सकती है बेटा डिफ्लेशन की, बहुत मंदा चल रहा है जी। बाबू देखो एक बात सुनो, मैंने ये बात पहले बताई हुई आपको, इन्फ्लेशन कब आता है? जब आपके मनी सप्लाई बहुत बढ़ चुकी होती है, इकोनॉमी में पैसा बह रहा होता है बेटा, तो लोग क्या करते हैं, लेविशली बेटा स्पेंड करते हैं और इन्फ्लेशन आता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए? मैं समझाता हूं आपको। मान लो बेटा एक साल चल रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 21 से, ठीक है जी, और ये खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। हमारा बजट आता है 1 फरवरी को, ठीक है ना। 30 जनवरी है बेटा आज 2022 की मान लो, और 2 दिन के बाद बजट आने वाला है बेटा। गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया में बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है भाई, बहुत बेटा राइजेस इन प्राइसेस, और इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है, मनी सप्लाई का बढ़ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी बजट में? सिंपल सा तरीका बेटा, गवर्नमेंट क्या करे, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे, बजट में दिखाए कि हम इस साल में बहुत कम खर्चा करने वाले हैं। उससे क्या होगा, ना तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ना ही इकोनॉमी में पैसा आएगा, और जब इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा अपने आप देयर वुड बी अ चेक ऑन द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। सिंपल बात। और अगर डिफ्लेशन हो बेटा इकोनॉमी में, तो क्या करे सरकार? बेटा अपने खर्चे डबल ट्रिपल कर दे, जान के फालतू खर्चा करे। उससे क्या होगा बेटा, इकोनॉमी में पैसा बहने लगेगा, और जैसे ही पैसा आएगा क्या होगा बेटा, अपने आप सिचुएशन न्यूट्रल हो जाएगी बेटा। तो बाबू ऐसे केसेस में हम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, और अगर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देती है। सिंपल बात। दो बातें क्लियर हो गई। हमने बात कर ली इसकी, हमने बात कर ली इसकी। थर्ड वन बड़ी सिंपल बात, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखो बेटा आज भी बहुत सारी कंपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस में है। अगर बेटा कभी उनको मैनेजमेंट की जरूरत पड़े या पैसे की जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट हेल्प कर देती है उनकी। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आज इंडियन रेलवे को फास्ट ट्रैक या फास्ट स्पीड पर चलने वाली ट्रेन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने बजट से ही तो घोषणा की थी कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे बेटा। आज बेटा पोस्टल सर्विसेज बोल दे, इंडिया की पोस्टल सर्विसेज की हमें कुछ फंड की जरूरत है, हम एक्सपेंड करना चाहते हैं बेटा, तो क्या होगा, इनके लिए पैसा कहां से आएगा बेटा? सरकार बजट से देगी। तो बेटा अगर कभी किसी पब्लिक एंटरप्राइजेस को पैसे की जरूरत है तो उसका मैनेजमेंट भी बजट से किया जाता है। मैंने एग्जांपल दिया इंडियन रेलवे का, इट मे बी मेट्रोस, इट मे बी स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, किसी भी चीज के लिए पैसा गवर्नमेंट बजट से ही निकालती है। समझ आई बात? लास्ट वन इज चेक ऑन द रीजनल डिस्पैरिटीज। देखो बेटा शहर और तरक्की करते जा रहे हैं, मेट्रो सिटीज और तरक्की करते जा रहे हैं, और गांव पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो बाबू क्या होता है, रीजन वाइज इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना बेटा। मेट्रो सिटीज तो तरक्की कर रही हैं, 24-24 घंटे खुल रही हैं, शहर 6 घंटे भी नहीं खुल रहे बेटा, काम धंधे खत्म, लोग माइग्रेट कर ही जा रहे हैं, ठीक है ना बाबू। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि सारे लोग आकर मेट्रो सिटीज में बस जाएं बेटा? प्रेशर डाल दो बेटा अननेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज पर बेटा देश के। दिल्ली की स्ट्रेंथ देख लो ना कहां जा रही है बेटा। क्यों बोला गया कि इंडिया का कोविड में बचना बहुत मुश्किल होगा, इन्फेक्शन रोकना बहुत मुश्किल होगा दिल्ली और मुंबई जैसी सिटी में? क्योंकि बेटा इतनी डेंसिटी है कि वॉट लगी पड़ी थी बेटा गवर्नमेंट की, वहां आप 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर पा रहे थे बेटा, इतनी डेंसिटी है दिल्ली और मुंबई में। तो आप सोच कर देखो ना बेटा, आप गवर्नमेंट कोई चाहती है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो? तो बेटा गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो गवर्नमेंट कैसे चेक लगाती है ऑन द रीजनल डिस्पैरिटीज? देखो बेटा सरकार का एक बहुत अच्छा स्टेप है बेटा, मनमोहन सिंह जी ने लिया था, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं इस चीज को, टैक्स हॉलीडे। बेटा आपको अंदाजा नहीं होगा, कुछ पुराने बच्चों को अंदाजा होगा, मैं एक बार डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इसकी। बेटा कुछ जगह ना हमारे आसपास भी ऐसी हैं जो जंगल हुआ करती थी, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था।
लेकिन सरकार ने गवर्नमेंट बजट में ऐसा कुछ करा कि वो जगह डेवलप ही बहुत हो गई। दो जगह का बड़ा फेमस एग्जांपल है, एक हमारे सहारनपुर सिटी के आसपास जगह है भगवानपुर। किसने नाम नहीं सुना? हमने तो बहुत अच्छे सुना है। एक जगह है बेटा हिमाचल में नोन एज बद्दी। बेटा ये दोनों ना जंगल थे अपने आप में। मनमोहन सिंह जी ने क्या करा अपने टाइम पर, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे मींस टैक्स की छुट्टी है। उन्होंने कहा जितनी मर्जी इंडस्ट्री लगा लो आप भगवानपुर में, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना। नो इनकम टैक्स, नो सेल्स टैक्स, कोई टैक्स ही नहीं ले रहे आपसे, मस्ती करो, ना अकाउंट्स बनाओ अपने। 10 साल सर, 10 साल एक अच्छी कंपनी के लिए, मैं बोलूं अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी के एंगल से सोचो, आईटीसी जैसी कंपनी के एंगल से सोचो, तो एक साल का टैक्स 400-400 500 करोड़ है टैक्स। अगर आपने 10 साल के लिए छूट दे दी तो उन्होंने 4 से 5 हजार करोड़ का टैक्स बचाना है। समझदार हो आप? क्या हुआ होगा आज जाकर देखना भगवानपुर में, कभी मौका मिले तो। एक जगह है भगवानपुर में अंदर जाकर सिकंदरपुर, ठीक है ना भाई। 500 इंडस्ट्री के अप्रोक्स हो चुकी हैं। 500 इंडस्ट्री कितने टाइम में? 1 साल में बनी। 1 साल में यही काम बद्दी में हुआ। 1000 इंडस्ट्री लगी 1 साल में। सर क्या हुआ? जब आप बेटा खुद गांव में पहुंच गए हो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, तो बेटा लोगों ने माइग्रेशन करना बंद कर दिया। लोग वहीं रुक गए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहीं मिल गई, इतने सारे होटल बन गए, ढाबे बन गए, इतने सारे आउटलेट आ गए, अपने आप ही तरक्की हो गई बेटा। किससे हुई ये तरक्की? गवर्नमेंट बजट से बेटा। तो पहले बता देता हूं, मनमोहन सिंह जी के टाइम से पहले किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा नहीं सोचा था कि हम बजट में टैक्स में छूट देकर कितनी तरक्की कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा सोचा बेटा, और रीजनल डिस्पैरिटीज ऑटोमेटिकली कम होने लगी। समझ आई बात? तो हम बजट से क्या क्या कर सकते हैं। एक लास्ट ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताना है बेटा, वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो बेटा, हमारी गवर्नमेंट ना बैलेंस बिठाना चाहती है बेटा दो चीजों के बीच में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स गवर्नमेंट चाहती है देखो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता रहे। ऐसा नहीं है बेटा कि खाली वेलफेयर के लिए काम करो, और ऐसा भी नहीं है खाली वेलफेयर खाली पैसे के लिए काम करो। तो बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब वेलफेयर बिठाना। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट भी कमाता रहे और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर में भी एंगेज रहती रहे। गवर्नमेंट का मोटो कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को पैसा कमाने से रोक नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते प्राइवेट सेक्टर को फ्री में बांट दो लोगों को सामान, सोशल वेलफेयर कर दो। तो बेटा गवर्नमेंट चाहती है इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में पैसा भी बेटा मैक्सिमाइज होता रहे और कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर भी चलता रहे। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है बेटा, कई बार बेटा क्या करती है, सब्सिडीज दे देती है या टैक्स कंसेशन दे देती है बेटा। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, प्राइवेट सेक्टर ना एक पर्टिकुलर चीज बना नहीं रहा था, उसमें नुकसान था। मैं बोलने के लिए बोल दूं तो बेटा, लेट्स सपोज सोलर पैनल प्राइवेट सेक्टर बनाना नहीं चाह रहा, उसमें उनको नुकसान पड़ रहा है बेटा, बहुत महंगा बनता है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, हमारे से 25% सब्सिडी ले लेना जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। लोगों से मत लो ना, हमारे से ले लो। तो बेटा लोगों ने क्या करा, नई नई इंडस्ट्री लगाई, सोलर पैनल बनाने शुरू करे, गवर्नमेंट से 25% सब्सिडी क्लेम करते थे, लोगों को बेचते थे, उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा। ठीक है जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। अगर बेटा ऐसा करने के बाद भी लोग ना बनाना चाहे सोलर पैनल, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, हमारी गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन में भी एंटर कर सकती है और बेटा प्रोडक्ट को ऑन कॉस्ट बेचती रहती है ताकि सोशल वेलफेयर क्रिएट हो जाए। खुद प्रोडक्शन करने लग जाती है गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट करती है बहुत सारी चीजों का खुद प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी किसने प्रोड्यूस करी भाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेचती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट आगे फर्दर बेचती है। सर बोलने के लिए लगता है ना बिजली बड़ी महंगी हो गई, कोई और प्राइवेट सेक्टर बनाएगा ना जान निकल जाएगी आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट मास स्केल पे प्रोडक्शन करती है। गवर्नमेंट को बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है, पूरे देश के लिए इतनी सारी बिजली बनाती है बेटा, बहुत सस्ती बनती है और लगभग ऑन कॉस्ट बेच रही है, आपसे कुछ भी नहीं कमा रही बेटा।
तो बेटा गवर्नमेंट तो मौका देती है, प्राइवेट सेक्टर आप बना लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लो। और अगर इसके बाद भी आप बनाना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है लोग नहीं खरीदेंगे, तो हम खुद बना लेते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे, आप भी कमाते रहो और सोशल वेलफेयर भी बना रहे। खाली लोगों को लूटना नहीं है और खाली वेलफेयर भी नहीं सोचना हमने। समझ आई बात? यहां पर चैप्टर खत्म हो जाता है बेटा। कल मिलेंगे, बाय बाय।